आज से जातीय गणना शुरू हो रही है बिहार में, ठीक है। तो यहीं पर आज से हम लोग शुरू किए हैं। डॉक्टर जाकिर कमाल अंजुम और नुसरत जफर के घर पर जब जाति जनगणना के अधिकारी पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके घर से वो एक्सरसाइज शुरू हुई है जिस पर बिहार की राजनीति में कई दशकों से कश्मकश रही है। 7 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना के बैंक रोड के घर से जाति जनगणना का काम शुरू हुआ। पहले चरण में पूरे राज्य में मकान चिन्हित होंगे, परिवार में सदस्यों की संख्या दर्ज करने जैसे काम किए जाएंगे। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल में जाति जनगणना के दूसरे फेज में 26 सवालों के साथ परिवारों की सामाजिक प्रोफाइलिंग होगी। दूसरे चरण में ही घुमंतु, बेघर परिवारों और राज्य से बाहर रहने वाले बिहारियों की जनगणना होगी। शुद्धता इसमें रहे और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। ये राज्य स्तर से निर्णय हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो। इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान, कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो और उसका डेटा कंपाइलेशन भी आसानी से हो सके। जाति जनगणना का काम शुरू करवाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दांव खेला है। नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा के गणित का समाधान जाति जनगणना के रास्ते निकालने की कोशिश शुरू की गई है। अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना। जाति जनगणना की बात करना, उसके जरिए विकास के रोड मैप का खाका खींचने का दम भरना, ये सब सुनने में जितना सामान्य लगता है वाकई में ये मामला उतना ही पेचीदा है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि जातियों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा आजाद भारत में कभी नहीं जारी हुआ। बिहार, जहां की राजनीति जाति के बंधनों में उलझी रही, यादव मुस्लिम समीकरण के आधार पर लालू यादव ने बिहार में लंबे समय तक अपना वर्चस्व बना के रखा। लालू यादव के समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा जरूर बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके राज में सवर्णों की राजनीतिक ताकत भले घटी हो, लेकिन कभी ओबीसी जातियां समाज में पहले पायदान पर नहीं आ सकी। 2005 में जब नीतीश कुमार लालू युग को समाप्त कर बिहार में काबिज हुए, तब लालू युग का कथित जंगल राज तो एक फैक्टर था ही। जातियों को लेकर नीतीश कुमार के प्रयोग ने बिहार की राजनीतिक परिस्थिति ही बदल दी। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार का ईबीसी यानी अति पिछड़ा कार्ड उन्हें लगातार जिताता रहा। लेकिन अब एनडीए के साथ रहते हुए भी और एनडीए से अलग होकर भी नीतीश कुमार को जाति जनगणना की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते कुछ चुनावों में बीजेपी के जातियों के सफल प्रयोग से नीतीश कुमार के जातियों वाले गुणा भाग ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। जाति जनगणना का चक्कर नीतीश कुमार के नए सहयोगी तेजस्वी यादव को भी फायदे का सौदा लग रहा है। तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जाति जनगणना के मुद्दे पर कदम ताल किया था। अगस्त 2021 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 10 दलों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जाति जनगणना कराने की मांग की थी। उस समय तेजस्वी भी नीतीश के साथ पीएम से मिलने गए थे। हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है,
इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। जाति जनगणना के इस पूरे खेल में बीजेपी का रुख क्या होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने जाति जनगणना की मांग पर चुप्पी बरती है, लेकिन बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में रही। अगस्त 2021 में पीएम से मिलने वाले नीतीश कुमार के प्रतिनिधि मंडल में भी बीजेपी शामिल थी। जाति जनगणना शुरू होने के बाद से बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इसे एनडीए सरकार का फैसला बता रहे हैं। हालांकि बिहार बीजेपी का एक बड़ा तबका जाति जनगणना को समाज बांटने वाला फैसला बताकर खारिज करने में भी जुटा है। लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? बिहार में जाति जनगणना का काम अभी जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इसका नतीजा आने में 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक होगी। यानी तय मानिए कि कम से कम बिहार में 2024 में सारा चुनावी खेल जातियों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। भारत के समाज और राजनीति में जाति के असर को कोई खारिज नहीं कर सकता। इसीलिए आजाद भारत में हर एक सरकार ने जाति की जनगणना को कराने का जोखिम नहीं उठाया। 2011 में जाति आधारित सर्वे हुआ भी तो उसके नतीजे घोषित नहीं किए गए। जातियों का यह मुद्दा इतना पेचीदा क्यों है और जाति जनगणना का असर क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 1990 में देश में मंडल कमीशन विरोधी जो आग लगी थी, राजीव गोस्वामी उसके चेहरे थे। जलता हुआ उनका शरीर पूरे देश में एक चिंगारी भड़का गया था। 7 अगस्त 1990 को उस समय की वीपी सिंह सरकार ने बीपी मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 27% ओबीसी पर आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उथल पुथल किया था और इसीलिए सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। ये उन छात्रों का आंदोलन था जिन्हें लगता था कि भविष्य के उनके रास्ते बंद हो गए हैं। संयोग से उसी दौर में बीजेपी की कमंडल राजनीति ने मंडल के प्रभाव को कम किया। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुल जाने से युवाओं की अनिश्चितता खत्म हो गई। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का असर यह हुआ कि राजनीतिक दलों को राजनीति का नया पैतरा मिल गया। पहले से जातियों में बटे भारतीय समाज के सामने आरक्षण वाला खेल चुनावों के बीच सबसे बड़ा फैक्टर बनने लगा। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान के आधार पर ओबीसी जातियों की संख्या 52% बताई थी। यह महज संयोग नहीं कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम जैसे नेताओं ने नारा उछाला था और मांग की थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन लागू होने के 3 दशकों में राजनीति ने जातियों के बहुत सारे प्रयोग कर लिए। 2014 में देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी आए और छा गए, तो उनकी बहुत सारी वजहों में से एक बीजेपी का ओबीसी वाला प्रयोग। कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी आज एक नए सोशल इंजीनियरिंग वाले फार्मूले के साथ न सिर्फ देश बल्कि यूपी और बिहार जैसे तमाम राज्यों में कई समीकरण अपने पक्ष में करने में सफल रही है। नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति जातियों के गणित के बिना पूरी नहीं होती, वो भी बीजेपी के ओबीसी दांव के आगे चित नजर आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का जाति जनगणना शुरू करने का फैसला सोचा समझा लेकिन जोखिम भरा है।
नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। भारत में इससे पहले हुई 1931 की जाति जनगणना के मुताबिक अविभाजित बिहार में 4% कुर्मी थे। झारखंड के बंटवारे के बाद अनुमान के मुताबिक बिहार में कुर्मियों की संख्या महज 1.5 से 2% ही हो सकती है। नीतीश और तेजस्वी ने जाति जनगणना शुरू करने का श्रेय लूटने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी से यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि समुद्र मंथन से निकला अमृत किसके खाते में जाएगा और विष कौन पिएगा। जाति जनगणना पर अपने अपने साफ रुख का खुलासा करने में ऊहापोह की स्थिति है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। सीधे तौर पर कोई राजनीतिक दल जाति जनगणना का विरोध नहीं करता, लेकिन बीते 75 सालों में जाति जनगणना के चक्कर में हाथ न जल जाए, इसका ख्याल हर राजनीतिक दल ने रखा। 2011 में तब की यूपीए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करवाई। ये पूरी आबादी की जनगणना से अलग थी। 640 जिलों के तकरीबन 24.5 करोड़ घरों में सर्वे कराया गया। इस SCCC रिपोर्ट में 46,73,034 जातियों, उपजातियों, कुल नाम और गोत्र का पता लगा। यह रिपोर्ट जब तक तैयार हुई तब तक देश में मोदी सरकार आ चुकी थी। मोदी सरकार ने पहले तो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात की, लेकिन 2015 में सिर्फ सामाजिक आर्थिक विश्लेषण सार्वजनिक किया गया, लेकिन जातियों के आंकड़ों को नहीं। SCCC सर्वे में जातियों के आंकड़ों को प्रकाशित नहीं करने का आधार कुछ गड़बड़ियां बनी। उधर 2015 में कर्नाटक की उस समय की सिद्धरमैया सरकार ने भी जातियों का सर्वे करवाया, लेकिन वो भी उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकी। सर्वे के सार्वजनिक होने से राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल सकते थे। अब नीतीश कुमार जाति जनगणना करा रहे हैं, लेकिन जब ये एक्सरसाइज पूरी होगी तब उनके नतीजों के आधार पर राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी, ये अभी से कह पाना संभव नहीं। उधर 2014 के बाद से सोशल इंजीनियरिंग का बेहद सफल प्रयोग करने वाली बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पूरी आबादी की जो जनगणना 2021 में होनी थी, पहले कोरोना की वजह से टली और अब 5वीं बार उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आबादी की जनगणना पूरा हो पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। 2024 के चुनाव से पहले अगर बिहार की जाति जनगणना के नतीजे आ गए तो शायद उसी से जातियों वाला कोई नया दांव राजनीतिक दलों को आजमाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।